एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी शिक्षक 3.0 मनोविज्ञान के संदर्भ में। और कल की अगर आपने फ्री क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये जो फ्री क्लासेस है, देखिए आपको एक बात बताएं, यहाँ पर ये आपकी एसटेट की परीक्षा के लिए भी काम आएगी और उसी के साथ साथ आपकी बीपीएससी पीजीटी 3.0 4.0 जब तक आप देते रहेंगे तब तक आपके लिए हमेशा काम आएगी। जब जब आप मनोविज्ञान से जुड़े हैं, आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप शिक्षक बन जाए, उसके बाद भी आपके लिए ये जो क्लासेस हैं हमेशा काम की रहेंगी, हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेंगी। एंड आपको आजीवन इन वीडियो से आपको सीखते मिलता रहेगा। लेकिन आपको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिएगा। एंड चलिए सीधा सीधा हम क्लास को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ए के स्टार्ट कर दिया था। हमने उसके अंदर क्या क्या देख लिया था? हमने उसके अंदर समंजन अकोमोडेशन देख लिया था और भी कई सारी चीजें देख ली थी हमने वहां पे। ठीक है, एक्टिविटी के बारे में देख लिया था और भी मैनी मोर चीजें हमने वहां पर देख ली थी। चलिए अब उसी मोर को हम आगे उड़ाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में। ठीक है, सवाल आ सकता है, पूछ सकता है आपसे पीजीटी के अंदर। ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएट मतलब क्या होता है? किसी के साथ सहचार्य, जैसे आप जानते हैं ना, साहचर्य स्थापित करना, यानी कि एसोसिएट करना। कैसे एसोसिएट किया आपने? मान के चलिए ये चैनल है, ठीक है, इसको देखते ही आप क्या एसोसिएट करते हैं? आप एसोसिएट करते हैं आप कि आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे और आप एसटेट की तैयारी करेंगे, आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो क्या किया आपने? इसके साथ एक जुड़ाव महसूस किया, एसोसिएट करना। ऑलराइट, ओके। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं ऐसा अधिगम जिसमें कुछ घटनाएं साथ साथ घटित होती है। ये घटनाएं दो उद्दीपक हो सकती हैं, जैसा कि प्राचीन अनुबंधन में होता है। ठीक है, एसोसिएट हो जाता है। या एक अनुक्रिया और उसका परिणाम, जैसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे ही आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता है, आपका क्या होता है, आप लेक्चर देखने आ जाते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग एक प्रकार की वहां पे। ठीक है, वही कह रहे हैं सहचारी अधिगम क्या है? कुछ घटनाएं जो है साथ साथ घटित होती है। ठीक है, ये घटनाएं दो उद्दीपक हो सकती हैं, दो स्टिमुलस भी हो सकते हैं आपके यहाँ पर, जैसा कि प्राचीन अनुबंधन में होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या है? एक है घंटी, दूसरा फूड है वहां पे। प्राचीन अनुबंधन में देखते हैं, हम क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, उसी के साथ या एक अनुक्रिया और उसका परिणाम हो सकता है, रिस्पॉन्स भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जैसे क्रिया प्रसूत में देखते हैं हम, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपको ध्यान करना है, ये आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा? ये आपको पढ़ने मिलेगा जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 लर्निंग के बारे में। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में कौन बात करते हैं? ये बात करते हैं आपके एल्बर्ट बंडूरा, है ना। ये बात करते हैं किसके बारे में? ये बात करते हैं आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में ये बात नहीं करते। कौन बात करते हैं? वो बात करते हैं आपके इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव जो है इसकी बात करते हैं किसके बारे में? क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा नहीं, इसलिए जो है गलती से आपको यहाँ पे बताया गया, ताकि आप ध्यान रखें। अल्बर्ट बंडूरा नहीं है। कुछ लोग जो है कि क्या बताएं, खैर कुछ का कुछ पढ़ा देते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग देखिए यहाँ पे इवान पावलोव ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी किसने? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी आपको यहाँ पर बी एफ स्किनर ने। ठीक है, बी एफ स्किनर ने दी थी। एल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया था आपको? ये दिया था आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। उसी के साथ साथ आपको दिया था विकेरियस लर्निंग के बारे में, अलग अलग नाम से है। उसी के साथ साथ सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये सवाल आपके पीजीटी में आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं आसक्ति के बारे में। आसक्ति से आपको क्या याद आना चाहिए? हैरी हार्लोव के बारे में। ठीक है, अब देखिए आप ये सब लेक्चर्स को और ज्यादा कनेक्ट कब कर पाएंगे अच्छे से? जब आप हमारे साथ बाकी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर आप फाउंडेशन का पार्ट है तो आपके लिए ये चीजें और डबल बेनिफिट वाली हो जाती है। ठीक है, हैरी हार्लोव ने देखिए एक मॉडल दिया था आसक्ति के बारे में। ठीक है, अब आप जाएंगे इंडियन के अंदर तो आपको दो चीजें देखने मिलता है योगा के अंदर मॉडल। एक होता है आसक्ति अनासक्ति मॉडल, खैर वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। लेकिन अटैचमेंट देखिए, शिशु और माता पिता अथवा परिचर्या करने वाले के बीच एक गहन संवेगात्मक बंधन। ठीक है, एक इमोशनल बॉन्ड होता है। अटैचमेंट होता है किसका? एक छोटे बच्चे का, एक छोटे बालक का, बालिका का, किसके साथ? अपनी माता के साथ या पिता के साथ, या उसका जो केयर गिवर है, केयर टेकर है, उसके साथ में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट के ऊपर ही हैरी हार्लोव ने जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे बंदरों के एक तार वाली माँ बिठाई थी और एक कपड़ों के साथ वहां पे माँ बिठाई थी। देखा गया कि बंदरों जो थे, वो जो कपड़े वाली माँ थी, उनके साथ उन्होंने क्या महसूस किया? वहां पर कंफर्ट महसूस किया। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद देखिए गुणारोपण एट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ये आपको देखने मिलता है कहाँ पे? ये आपको देखने मिलता है सोशल साइकोलॉजी के अंदर बहुत अधिक। बाह्य कारकों के प्रत्यक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में अनुमान। ठीक है, आप क्या करते हैं? एट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल क्यू, संकेत जो भी आपको मिलते हैं, उनको परसीव करते हैं, उनको देखते हैं, उनका परसेप्शन करते हैं और उसके आधार पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में अनुमान आप वहां पर लगाते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये बोलते हैं हम एट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार से हो सकता है, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल, ये आपको पढ़ने मिलेगा कहाँ पे? सोशल साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ बात हो रही है प्राधिकारिक संतति पालन की। ठीक है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग की।
बच्चों के पालन पोषण की एक शैली जिसमें माता पिता बच्चों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उनके कार्यों की सीमा रेखा तय करते हैं एवं उन पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, एक और इसमें होती है ऑथोरिटेरियन वाली भी, लेकिन सबसे अच्छी वाली जो होती है आई गेस आपकी वो यही होती है, ऑथोरिटेटिव। यहाँ पे देखिए क्या है, माता पिता जो है बच्चों को स्वतंत्र तो होने दिया है, ठीक है, प्रोत्साहित किया है कि ठीक है आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए, लेकिन उनके कार्यों की सीमा रेखा तय करते हैं। मतलब ठीक है, आपको जाना है मार्केट में, आपको घूमने के लिए जाना है मार्केट में, जाइए आप, ठीक है, कोई रोक-टोक नहीं है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन आप 8 बजे के पहले घर आ जाएँगे, ठीक है? आप कहीं भी घूमिए, 8 बजे के पहले आप यहाँ पर घर आ जाएँगे। कई क्या होते हैं, नहीं तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, एंड जो है 6 बजे के पहले घर आ जाओगे, ठीक है? इस प्रकार की पेरेंटिंग जो है अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल को क्या दी गई है, थोड़ी बहुत यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ बोलते हैं आपका प्राधिकारिक संतति पालन, ठीक है? ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ठीक है? बच्चों के पालन-पोषण की एक शैली है जिसमें माता-पिता जो है अपने बच्चे को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके कार्यों की सीमा रेखा भी तय करते हैं। आप भी ट्राई करिएगा कि आप भी प्राधिकारिक संतति पालन का इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए फेवरेट टॉपिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना है, पीजीटी के लिए भी, एस्टेट के लिए भी, ठीक है? आप ये मान के चलिए जब भी आप मनोविज्ञान की कोई भी एग्जाम देंगे, उसके अंदर आपको ये चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए किसके अंदर क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, परिधि तंत्रिका तंत्र का एक भाग, परिधि मतलब किसका भाग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है यहाँ पर, जो कुछ चिकनी ग्रंथियां अर्थात अंगों एवं ग्रंथियों की क्रियाओं में मदद करता है, जिसमें पर अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शामिल है जो संवेगात्मक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है किसका पार्ट है, वो आपके पीएनएस का पार्ट है। पीएनएस के दो भाग है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या आता है, अनुकंपी और परानुकंपी, आपका सिंपैथेटिक फ्लाइट एंड फाइट वाला और पैरासिम्पैथेटिक जो इसको शांत करता है वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शामिल है जो संवेगात्मक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं इमोशनल बिहेवियर के लिए। उसके बाद देखिए परिहार परिहार द्वंद्व, उसके पहले हमने क्या क्या देख लिया था, हमने देख लिया था वहां पर अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और अब देख रहे हैं कौन सा, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, दो समान अवांछनीय अथवा भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व, प्रायः इसका समाधान नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको जो है डर भी लग रहा है और आपको जो है क्या है, आपको ठंड भी लग रही है, इस प्रकार की चीजें हो रही है, और दोनों को ही क्या कर रहे हैं आप, अवॉइड करना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं इसका भी परिहार करना है, इसका भी परिहार करना है। उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखिए, आगे यहाँ पे अगेन फेवरेट टॉपिक बायोसाइकोलॉजी, आपकी अक्षतंतु की बात हो रही है, एक्सॉन की बात हो रही है। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो काय कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक सूचनाएं ले जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी आपके, ठीक है, जब तक आपको बताया नहीं जाता है, डेंड्राइट पे पहले सूचना आएगी, फिर एक्सॉन पे सूचना जाएगी, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सूचना जाती है हमेशा, और इसका कैसी होती है, ये होती है आपकी यूनि डायरेक्शनल, एक देशीय या एक दिशा वाली होती है। ठीक है, नॉट देशीय, यूनि डायरेक्शनल होती है। पहले डेंड्राइट में जाएगी, फिर एक्सॉन हिलॉक से होते हुए यहाँ पे एक्सॉन में जाएगी, फिर एक्सॉन टर्मिनल में जाएगी, फिर अगेन वहां की अगली जो डेंड्राइट है वहां स्टार्ट होंगी, और ये जो प्रोसीजर है पूरा सेम रिपीट होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे बन सकता है। तो ये बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने एक्सॉन के बारे में। अब एक्सॉन दिखता कैसे है, तो उसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बताते हैं आपको, ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, और यहाँ मान के चलिए ये इस प्रकार से डेंड्राइट ऐसी निकली हुई है। ठीक है, बहुत पतली सी एक्सॉन है, मान के चलते हैं ये क्या है, ये आपकी एक्सॉन है, आपको दिख रही है ऐसी। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम अक्षतंतु। ठीक है, ये क्या है, ये आपके एक्सॉन है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, क्या बात है सर, क्या क्या बता रहे हैं, जो एक्शन पोटेंशियल है आपका, ठीक है, जो क्रिया विभव जिसको आप बोलते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे जैसे ही आपकी देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये आपकी सोमा है, ये आपकी बॉडी है। ठीक है, उसी के साथ देखना है आपको यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर आपको देखना है एक चीज जो है आपकी क्या, सोमा से जैसे ही खत्म होता है यहाँ पे एक बिंदु आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। वहीं से आपका जो क्रिया विभव है, वहीं से आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट होता है। देन आपको मालूम है वहां पे क्या होती है आगे जाके, यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये इस प्रकार से क्या होती है, माइलिन शीथ होती है ना, ये क्या होती है, इस प्रकार से धवल मज्जा छद होते हैं, माइलिन शीथ होती है, आगे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एम वाला जब हम करेंगे तब, तो क्या होता है, एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट हुआ, पोटेंशियल यहाँ गया, जंप किया जंप किया जंप किया, इसलिए आप देखेंगे जो आपकी नर्व इंपल्स है काफी फास्ट होती है, और जो मैसेजेस हैं आपके ब्रेन में, आपके तुरंत हाथ में आपके गर्म लगता है, तुरंत सिग्नल आपका ब्रेन बोलता है कि आप जो है हाथ पीछे हटाइए, या जो भी आपके रिस्पॉन्सेस है इतने क्विक होते हैं क्योंकि ये जो है माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, एंड उसकी वजह से आपको खैर यहाँ के लिए इतना काफी है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर हम क्या दिख रहा है, अब ए खत्म हो चुका है हमारा एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके जो ए के टर्म्स हैं ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है,
ऑल राइट, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। आगे यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे किसके बारे में, आपसे बोल रहे हैं बेसिक इमोशंस। मूल संवेग क्या है, ईच 5-6 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी के 9वें चैप्टर में दिया है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कौन कौन से मूल संवेग है पूछ सकते हैं मे भी। भाव अवस्थाएं जो मनुष्य जाति में सामान्य है, ये क्या है, यूनिवर्सल है। ऐसे बेसिक इमोशंस जो यूनिवर्सल है, मतलब इंडिया के व्यक्ति के अंदर भी होंगे, अफ्रीका के व्यक्ति के अंदर भी होंगे, जापान के व्यक्ति के अंदर भी होंगे, ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति है ना, वो क्या है, सामान्य है, जिनमें अन्य भाव अवस्थाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मूल संवेग यानी कि बेसिक इमोशंस हमारे। उसके बाद देखिए व्यवहार अनुवांशिकी, बिहेवियर जेनेटिक्स। बिहेवियर जेनेटिक्स आपका जो भी व्यवहार है उसमें व्यवहार पर अनुवंशिक और पारिस्थितिक प्रभावों की शक्ति और सीमाओं का अध्ययन। बिहेवियर जेनेटिक्स क्या करता है, आपका जो भी बिहेवियर है, आप जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उसमें आपकी अनुवंशिकता, ठीक है, आपकी जो आपको जीन्स में मिला हुआ है, हेरिडिटी में जो मिला हुआ है, और आपकी परिस्थिति क्या प्रभाव डाल रही है ना, की शक्ति कितना प्रभाव हो सकता है, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, उनका अध्ययन करती है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर या बिहेवियरल जेनेटिक्स उसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यवहार अनुवंशिकी। ठीक है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में आपका एनवायरमेंट और आपकी जीन्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, नॉट पर्सनैलिटी बट आपके व्यवहार में, बिहेवियर में। ठीक है, फॉर्मूला देखिएगा फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू पी इंटू ई, पीपल एंड एनवायरमेंट, वहीं पे ऐसी प्रकार की बात हो रही है। ठीक है, ओके, आगे देखिए व्यवहार, बिहेवियर कोई भी प्रकट क्रिया प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है तो जिसका किसी प्रकार परीक्षण किया जा सकता हो। अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, बिहेवियर क्या होता है जिसको हम परीक्षण कर सकते हैं वो है। ठीक है, ओके, आगे देखिए यहाँ बात कर रहे हैं व्यवहारवाद की यानी कि बिहेवियरिज्म की। अभी आप पहली बार देख रहे हैं, हमने कुछ स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं। 1920 में जॉन वॉटसन इसके जो है अनुयायी कह सकते हैं। एक विचारधारा जो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, प्रेक्षणीय, ऑब्जर्वेबल व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, पर्यावरणीय निर्धारकों और सीखने पर बल देती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपकी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का काम क्या है, डेफिनेशन आ जाएगी, फंस जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेक्षणीय होना चाहिए, उसको हम देख सके बिहेवियर को, व्यवहारात्मक अनुक्रिया रिस्पॉन्सेस को, और पर्यावरणीय निर्धारकों और सीखने पर बल देती है, किस प्रकार से लर्निंग वगैरह होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपकी बिहेवियरिज्म। ठीक है, ऑलराइट, बिहेवियरिज्म के अंदर कौन कौन आते हैं, इनके अंदर आएंगे आपके एल्बर्ट डेल रियो, नहीं इसके कौन कौन आएगा आपका, आपके आएंगे इवान पावलो आ जाएंगे आपके अंदर। ठीक है, उसी के साथ आपके कौन आ जाएंगे, बीएफ स्किनर भी आपके आ जाएंगे। और यहाँ देखिए अगली जो बात कर रहे हैं हम आपकी द्विभाषिकता की बात कर रहे हैं, बाइलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्विभाषिकता क्या होती है ये आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कौन सा, कोई तो भी चैप्टर है जहाँ पे बात कर रहे हो किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसी बुक में है। दो भाषाओं को सीखना जिनमें भिन्न वाक स्वन शब्दावली एवं व्याकरणिक नियम हो, यानी कि इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में आपके सिंटेक्स अलग हो सकता है, आपके फोनीम्स अलग हो सकते हैं, मॉर्फीम्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, स्वनिम रूपिम, वो सब चीजें जो है वो क्या बताती हैं, आपकी बाइलिंगुअलिज्म के बारे में बात करती है। उसके बाद देखिए बाइनोक्युलर क्यूज यानी कि द्विनेत्री संकेत। कल हमने क्या देखा था, कल हमने देखा था मोनोक्युलर क्यूज के बारे में, एक नेत्री संकेत के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मोनोक्युलर क्यू है कई सारे हैं, बाइनोक्युलर एक दो ही हैं आपके। गहराई के संकेत, अगेन डेप्थ परसेप्शन, किसमें काम आते हैं, डेप्थ परसेप्शन में काम आते हैं, जैसे कि दृष्टि पटलीय विषमता और अभिसरण जो दो आंखों के उपयोग पर निर्भर करते हैं। तो ये विषमता और अभिसरण कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, जहां पढ़ेंगे आप मोनोक्युलर क्यू के बारे में, उसी के बाद आप पढ़ेंगे बाइनोक्युलर क्यू के बारे में, कहीं भागना नहीं है, आप ही की पुस्तक में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास जैव प्रतिप्राप्ति यानी कि बायो फीडबैक। ठीक है, बायो फीडबैक क्या है, एक ऐसी प्रविधि, एक ऐसी मेथड जिससे व्यक्ति अपनी शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का, जिनके प्रति वह सामान्यतः अनभिज्ञ रहता है, परिवीक्षण कर सकते हैं। जैसे हृदय गति, अपनी हार्ट बीट को देखते हैं, आपकी हार्ट कैसा बीट कर रहा है आप, ठीक है, आपकी श्वसन क्रिया को भी देख सकते हैं, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को भी देख सकते हैं तथा उन्हें नियंत्रित करना सीख सके। ठीक है, आपकी हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट रेस कर रही है तो क्या करेंगे, आपको बायो फीडबैक में आपको बिठाएंगे एंड बोलेंगे उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, आप अनभिज्ञ हैं उसके प्रति, फिर धीरे धीरे क्या होगा उसको आप वहां पर आप काम डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बायो फीडबैक, ये भी आपके लिए एक यूजफुल मेथड है आपकी। उसके बाद देखिए अगली जो चीज आती है वो क्या है, वो है आपकी ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। आपके रेटिना के ऊपर एक जगह है ब्लाइंड स्पॉट, वह बिंदु जहां दृष्टि स्नायु आंख से बाहर जाती है। ठीक है, दृष्टि स्नायु जो है आंख से बाहर जाती है और एक अंध बिंदु निर्मित करती है, क्योंकि वहां कोई संग्राहक कोशिकाएं नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो रिसेप्टर सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आपका ब्लाइंड स्पॉट। और इसी ब्लाइंड स्पॉट से क्या होती है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो बाहर निकल के चली जाती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ये आपको पढ़ने मिलेगा कहाँ पे, अगेन सेंसेशन वाले पार्ट में। अगला देखते हैं हम ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण, ये क्या कहता है, ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण क्या कहता है, बॉटम अप प्रोसेसिंग, आकृति प्रत्यक्षण में अंश से पूर्ण की ओर प्रगति।
ठीक है, यानी छोटे से आप देखेंगे, फिर बड़ा देखेंगे, फिर बड़ा देखेंगे, फिर बड़ा देखेंगे, इस प्रकार से आप इसको देखते जाएंगे। आकृति प्रत्यक्षण में, है ना, जो आप परसीव कर रहे हैं किसी चीज को, तो अंश से छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो बॉटम अप हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी टॉप डाउन वाली प्रोसेसिंग। अगला देखिए, अगला बात कर रहे हैं मस्तिष्क स्तंभ के बारे में। स्तंभ तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि, ठीक है, ब्रेन स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्रकार की दिखती है आपकी, ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ी सी ऊपर। मस्तिष्क का सबसे पुराना भाग है और केंद्रीय आंतरिक हिस्सा, इंटरनल हिस्सा है वहां पे। यह वहां से प्रारंभ होता है जहां मेरुरज्जु खोपड़ी में प्रवेश करते समय फूल जाती है। आपकी जो यहाँ पे एक्सिस एटलस, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है, खैर जाने दीजिए। यहाँ पे आपकी एटलस एक्सिस होती है, ठीक है, C1 C2, उसके बाद आपकी जो मेरुरज्जु है स्पाइनल कॉर्ड खोपड़ी में प्रवेश करती है आपके, ठीक है, फूल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम आपकी ब्रेन स्टेम। यह स्वचालित जीवन रक्षक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखना है आपको, ऑटोमेटिक जो आपके लाइफ सेविंग रिस्पॉन्सेस या रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके लिए आपको यह स्वचालित ऑटोमेटिक जीवन रक्षक लाइफ सेविंग रिस्पॉन्सेस क्रियाओं के लिए, एक्टिविटीज के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी, आपकी ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये अगर आपकी खोपड़ी है तो यहाँ पे इस प्रकार से ये है आप, ये आपका कान हो गया, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका कान है, यहाँ पे पीछे ये जो यहाँ पे निकल के आती है ये क्या कहती है, ये इसी को हम कहते हैं आपकी ब्रेन स्टेम। वहीं से आपके मेडुला पॉन्स उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद देखिए अगली बात करेंगे यहाँ पे हम किसके बारे में, अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में, ठीक है। विचारावेश यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, समस्या समाधान युक्ति, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में विचार करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक मेथड है, युक्ति है, जिसमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों, ठीक है। मतलब आप क्या करते हैं, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि क्या आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों, ठीक है। आपने सोचा कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें हम, ठीक है, आपके पास ये बुक है, वो बुक है, ये बुक है, वो बुक है, ऐसी है, ऐसा है, ये कोर्स है, वो कोर्स है। उसके बाद क्या किया आपने, सबके बारे में विचार किया, समस्त संभावित विचारों को एकत्र किया और उनका मूल्यांकन किया कि नहीं ये हमारे लिए बेस्ट होगा या ये हमारे लिए बेस्ट होगा, एंड उसके बाद जो है आपने आगे अपना जो भी डिसीजन लिया उसको लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सभी विचारों को एकत्र करते हैं वहां पर, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं, आगे बात किसके बारे में हो रही है, आगे बात हो रही है द्वितीय के बारे में, यानी कि ब्राइटनेस के बारे में। ब्राइटनेस क्या है, आपकी प्रकाश की तीव्रता अथवा तरंग आयाम के साथ संबंधित मनोवैज्ञानिक अनुभव, ठीक है। आप क्या अनुभव करते हैं प्रकाश की तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ, ब्राइटनेस के साथ, ठीक है, वो यहाँ बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो भी आपका होता है उसकी इंटेंसिटी तीव्रता के साथ और उसके तरंग आयाम के साथ संबंध जो भी है वो ब्राइटनेस के अंदर आएगा। अगेन आपको ये सब पढ़ने मिलेगा सेंसेशन अटेंशन वाले चैप्टर के अंदर। अगला देखिए कैनन बार्ड सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। कैनन बार्ड थ्योरी क्या है, संवेग का एक सिद्धांत है। किसकी थ्योरी है, इमोशन की। पहले कौन सी आई थी, सबसे पहले आई थी आपकी डार्विन की, देन आपकी आई थी जेम्स लैंगे की, एंड देन आपकी आई थी कैनन बार्ड की। संवेग का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है, यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल भी आपका एक टाइम पे होगा और आपकी जो संवेग की अनुभूति है, इमोशन को फील करेंगे, वो दोनों क्या होगा आपका साथ साथ चलेगा, ठीक है। ये कौन बोलते हैं, कैनन बार्ड थ्योरी ये कहती है। अगला देखिए व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी क्या है, एक तकनीक जिसमें एक व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं, काफी डीप में उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं उस व्यक्ति का, ठीक है। मान के चलिए कोई भी आपने ले लिया, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ठीक है, MS धोनी या PM मोदी या फिर जो बाइडेन, जिसको भी आपने लेना है, एक व्यक्ति को आपने लिया, उसके बारे में गहनता से आप अध्ययन कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे यहाँ पर केस स्टडी। अगला देखिए कोशिका, कोशिका यानी कि सेल, किसी जीवित प्राणी की आधारभूत इकाई। इस दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति जीवित है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर ये रहेगा, ये एक सेल, ये एक कोशिका, ठीक है। जो भी व्यक्ति जीवित है, प्रत्येक व्यक्ति, प्लांट, पौधा, जो भी जीव है उसके अंदर क्या रहेगी, आपकी ये कोशिका रहेगी। और इसी में एक स्पेशल टाइप की कोशिका आपके ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपकी मतलब नर्वस सिस्टम में आपकी जो होती है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल, ठीक है। ये हो गया आपका सेल। इसके बाद देखिए यहाँ बात कर रहे हैं आपसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का उपतंत्र है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। तो यहाँ पे इसको जाने कैसे दें, ये तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा किसके बारे में, अभी आपने देखा यहाँ पर सेल के बारे में और उसी के साथ देखा आपने नर्व सेल के बारे में भी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में देखिए ये है आपका शरीर, ये देखिए ये है आपका शरीर है,
ये मान के चलिए ये आपका शरीर है, ठीक है। शरीर में क्या है, आपकी लाखों करोड़ों क्या है, सबसे पहले तो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, आप कोशिका से बने हैं, ठीक है। कोशिका से क्या बनते हैं, जब कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, सबसे पहले आप एक छोटे से जाइगोट थे, फिर कई सारी कोशिकाएं बनती तो क्या बनती हैं, फिर आपके बनते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू बनते हैं, आपके ऊतक बनते हैं, और उस ऊतक से क्या बनते हैं, जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, फिर आपके बनते हैं अंग, ना, आपके ऑर्गन। जैसे आपका ये एक अंग है, ये एक अंग है, या आपका जो दिल है वो भी एक अंग है। कैसे बना है, वो ऐसे ऊतकों से मिलके बना है, जो ऊतक कई सारे टिश्यू से जो कई सारे सेल्स से मिलके बने हैं, ठीक है, तब जाके आपका जो है ये अंग बना है। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। उसी में देखिए अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, आपको मालूम है, आपको ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका अलग काम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको मालूम है नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो भी अलग होते हैं। उसी प्रकार से आप जानते हैं स्पर्म सेल होते हैं, वो भी एक चीज होती है, ठीक है। और भी आप अलग अलग सेल्स जानते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इनका अलग अलग काम होता है। और उसी में एक आती है कौन सी आपकी, एक आती है आपकी स्टेम सेल्स, यानी कि स्टेम कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ के यहाँ लगा देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे ये शुरू हो जाएगा। मतलब जिसके लिए भी आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे, जिस भी ऑर्गन बॉडी में वहाँ पर वो जो कोशिकाएं हैं उस प्रकार का कार्य करना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ये आपको जो है लास्ट टाइम पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये आप जानते हैं प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं हैं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास हम जो है अच्छा काम कर सकते हैं, विचार वगैरह सोच सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे पास क्या है, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। जिस प्रकार से आपके शरीर की मूलभूत इकाई कौन सी है, वो है आपकी सेल। उसी प्रकार से आपके तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है, वो है आपका नर्व सेल, यानी कि आपका न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है आपके नर्वस सिस्टम की, आपके तंत्रिका तंत्र की क्या है, मूलभूत इकाई है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बॉडी के लिए सेल है, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए आपका क्या है, आपका न्यूरॉन है, नर्व है ना। आपके तंत्रिका तंत्र में क्या है, ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत जो है यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है। अब आपको ये तो मालूम है न्यूरॉन दिखता कैसे है, इस प्रकार से दिखता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका यूनिपोलर, एक होता है आपका बाईपोलर, एक होता है आपका मल्टीपोलर, एक होता है आपका ए पोलर, ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, खैर वो यहाँ पे विषय नहीं है। बाकी तो फिर जो है कोर्स की वीडियो स्टार्ट, ऐसे कई सारे न्यूरॉन से मिलकर क्या बना है, वो बना है आपका तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम। इसी तंत्रिका तंत्र के दो भाग निकल के आते हैं हमारे पास, वो क्या है, वो है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या निकल के आता है आपका, आपका निकल के आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपने देखा, दो अलग बटते हैं, फिर जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जाता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसी में आप आगे देखते हैं, आगे जाके और क्या बटता है यहाँ पे, सिंपैथेटिक डिवीजन और फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, अनुकंपी तंत्र और आपका परानुकंपी जो डिवीजन है, भाग है, वो यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन इसी सीएनएस कैसे मिलके बना है, ये बना है आपसे ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से बना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु और इससे मिलके बना हुआ है, वही जिसको अभी हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मान के चलिए ये आपका शरीर है, ठीक है, ये आपका मान के चलिए शरीर है ये आपका, ठीक है। तो शरीर के अंदर क्या है, ये जो आपका भाग है ब्रेन वाला, ये जो आपका भाग है, और इसी के साथ साथ पीछे से जो निकल के आ रही है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर तक, ठीक है, ये जो पूरा भाग है, इसको आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके अलावे जो यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं, ये सब जो है, ठीक है, बाकी का जो भी है यहाँ पे, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है आपके, इसके अंदर ये सब आएगा आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। बाकी जो भी रिस्पॉन्सेस हैं सीएनएस में ब्रेन देगा, और कौन देगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो कौन का देखता है, वो देखता है आपका परिधि तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ हम देख रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की का उपतंत्र जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। ये मस्तिष्क है आपका और ये आपकी मेरुरज्जु है। इसके अलावा जो भी चीजें आएंगी यहाँ पे, वो सब क्या है, वो सब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। उसके बाद देखिए सेंट्रेशन की बात करें, आपको ये पियागेट के पढ़ने मिलेगा, केंद्रीकरण के बारे में, सेंट्रेशन के बारे में। दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। ये आपको देखने मिलता है पियागेट की कौन सी स्टेज में, बताइएगा नीचे यहाँ पर कमेंट करके, ठीक है। ये जो आपकी सेंट्रेशन क्या कहता है कि आप सेंट्रेट केंद्रीकरण कर देते हैं किसी एक चीज के ऊपर, दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन, ठीक है। तो अभी तक आपने पियागेट के अंदर देखिए दो चीजें, अगर आपने नोट डाउन नहीं की हैं तो ध्यान रख लीजिएगा इसको। आपकी एनिमिज्म आपने देखा था, जीववाद, वहां पे छोटे बच्चे समझते हैं उसको, और आपको बताया था एनसीईआरटी किस प्रकार से गलत भी सिखा देती है, कभी कभी खैर हो जाती है त्रुटि, यहाँ पे मिस्टेक जो है हो जाती है किसी से भी। तो इसे टेंशन नहीं लेना है, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रेशन आपने देखा, उसी के साथ आपने देखा किसके बारे में, आपने देखा यहाँ पर एनिमिज्म के बारे में, ठीक है। जीववाद और आपका केंद्रीकरण यहाँ पे, ठीक है, कहाँ देखने मिलता है आपको, देखने मिलता है पियागेट की डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर, ठीक है। पियागेट के विकासात्मक सिद्धांत के अंदर आपको देखने को मिलता है, राइट। ओके, इसी के साथ हमने जो है आज आपका
पेज नंबर 2 कवर किया यहाँ पे आपकी ग्लॉसरी का, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए कहाँ पे, आपके बीपीएससी परीक्षा के लिए और उसी के साथ साथ आपकी एस्टेट परीक्षा के लिए या फिर अन्य कोई भी आप मनोविज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं उन सभी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, यानी कि टॉपिक नंबर 3, पेज नंबर 3 के बारे में स्टार्ट करेंगे। सी हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नहीं किया है तो भी कर लीजिए, और कर लिया है तो फिर बेल आइकन दबा दीजिए। telegram.me नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अगर आप धमाकेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं आप एस्टेट और बीपीएससी पीजीटी 3.0 की, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स नीचे दी गई हैं, स्टेप्स को फॉलो करें, फटाफट ज्वाइन करें और इसी प्रकार की अन्य धमाकेदार वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। 26 मिनट समाप्त।